बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 लेसन्स का रिवीजन कंप्लीट हो गया है और अब हम 6th लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले भी आपको बताया कि 5th और 6th लेसन ये दोनों मिलाकर 20 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आते हैं और दोनों लेसन बहुत आसान हैं। अगर आप ये दोनों लेसन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इसका इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसमें से देखो 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और ऑब्जेक्टिव इस तरह से मिलाकर ये 20 नंबर के है ये दोनों लेसन। और आसान है क्योंकि उसमें समाजी मुस्लिहीन के बारे में है और इसमें जो भारतीयों की जद्दोजहद है तो ये कौन सी वाली है जो हमने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। 1857 की जंग आज़ादी, 1857 के बाद की जद्दोजहद जिसमें गांधी जी का दौर है, ये वाला। तो कोई ऐसा एकदम अननोन चीज़ें नहीं है, आसान है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझ लेना, देखना इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो देखो ये लेसन जो है देखने में हमको बहुत बड़ा लगता है, इसके नोट्स भी बहुत सारे हैं, टेक्स्ट बुक में भी इतने बड़े पेजेस हैं, लेकिन उतना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो है 1857 के पहले की जो भी जद्दोजहद हुई है उनके बारे में मालूमात, दूसरी है 1857 की जंग आज़ादी और उसके बाद की है 1857 के बाद की जद्दोजहद। तो ये सब जद्दोजहद हुई थी तो किसके खिलाफ हुई थी? अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम मजबूत कर लिए थे और यहाँ के लोगों पर क्या करना शुरू कर दिया था उन्होंने, जुल्म व सितम। और उसके खिलाफ लोगों ने यहाँ पर अब क्या शुरू कर दिए थे, बगावत, जद्दोजहद। तो उसमें 1857 से पहले की जो जद्दोजहद रही है उनमें अपने को जिसके बारे में मालूमात दी गई है ये वाले हैं, भील, रामोशी, गडकरी, हंसाजी नाइक वगैरह। तो ये लोग जो थे इनमें से जो आपको भील वाले जो लोग देखेंगे तो ये कहाँ रहते थे, खानदेश में। और यहाँ पर क्या कर दिया था अंग्रेज़ों ने, वो इलाका अपने कब्ज़े में कर लिया था। इसलिए वहाँ पर जो है वहाँ के उनके जो रहनुमा थे गोविंदा जी और महिपा जी की क़ियादत में ये लोग मुत्तहिद हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावतें करना शुरू कर दी, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो लास्ट में जाकर जो ओटम थे इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ी अफसर उनको थोड़ी सी सख्ती की, उससे कुछ काम नहीं बन रहा है तो फिर उन पर नरमी की, उनको सहूलतें दी, रोज़गार दिया वगैरह, और उसका नतीजा ये हुआ भील बगावत कमज़ोर पड़ गई। तो ये जो भी बगावतें हुई हैं तो ये कहाँ हुई और इसके रहनुमा कौन थे ये याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, ठीक है। अब भील बगावत हो गई, अब रामोशी बगावत ये कहाँ पर होती है, तो सतारा में। किसकी क़यादत में हुई है, चितवर सिंह की। तो अब यहाँ पर मगर इनके मेन किरदार जो रहे हैं रामोशियों में तो वो उमाजी नाइक थे। उमाजी नाइक ने क्या किया था, अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया, उनके ख़जाने लूटे ये वो। तो उसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उनके ख़िलाफ़ एक ये कर दिया था कि अगर कोई भी उनके बारे में पता बताता है, उनका बारे में मालूमात देता है तो उसको हम इनाम देंगे। और नतीजा ये हुआ, एक गद्दार ने इनके बारे में बता दिए और उनको फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और फांसी की सज़ा दे दी गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले जो है गडकरी बगावत है। अब गडकरी बगावत जो होती है कोल्हापुर में होती है और ये गडकरी कौन थे, मराठा दौरे हुकूमत में क़िलों की हिफाजत करने वाले हुआ करते थे। एक इनका अच्छा ओहदा था, इख्तियारात थे, सैलरी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनसे वो छीन लिए, इसलिए उन्होंने भी बगावत किए, लेकिन अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपनी फ़ौज भेजकर उनकी बगावत को भी कुचल दिया। और हंसाजी नाइक की बगावत ये नांदेड़ के इलाके में, और नांदेड़ का इलाका क्या किया गया था, निज़ाम के इलाके में शामिल कर दिया गया। तो इसके जो कायद रहे हैं हंसाजी नाइक, उन्होंने कहा कि हमको हैदराबाद में उनकी रियासत में शामिल नहीं होना है, इसलिए बगावत किए। नतीजा 25 दिन तक की जंग चली, लास्ट में हंसाजी नाइक को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी ये जो भी बगावतें हुई है अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, उनका ख़ात्मा कर दिया, लेकिन लोगों के दिलों में जो गुस्सा था, जो नफ़रत थी, वो उसका ख़ात्मा नहीं कर सके और उसी का नतीजा था 1857 की जंग आज़ादी। तो अब 1857 की जो जंग आज़ादी एक हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और आपको आ सकता है इसके बारे में एग्ज़ाम। तो इसके पीछे के रीज़न्स क्या थे, तो उसके पीछे के रीज़न थे कि फ़ौजियों के साथ जो है बहुत नाइंसाफ़ी की जाती थी, उनको क्या किया जाता था, उनके साथ मीन्स अलग अलग किस्म के उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी, उनको तरक्की नहीं दी जाती थी। समंदर की जो मुहिम हिंदू लोगों में एक मायूब चीज़ समझी जाती थी, उसके ऊपर उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता था, इंसल्ट की जाती थी। सियासी वजूहात भी रहे हैं कि लॉर्ड डलहौज़ी जो थे उन्होंने ले पालक का जो क़ानून था उसको उन्होंने क्या कर दिए थे, नामंजूर कर दिए थे कि कोई भी जो हुक्मरान होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर उनका औलाद नहीं है तो वो कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते, और अगर उनके पास औलाद नहीं तो वो रियासतें किसकी हो जाएंगी, अंग्रेज़ों की। तो ये जो खालसा हो जा रही थी ये रियासतें, तो वहाँ के हुक्मरान भी कैसा हो गए थे, बेचैन हो गए थे, क्योंकि वहाँ के लोगों की भी नौकरी चले जा रही थी, उनके इलाके भी चले जा रहे थे, अवाम भी नाराज़ हो गई।
माशी रीजन्स थे कि अलग अलग किस्म के टैक्स लगा दिए थे अंग्रेज़ों ने, और रैयतवारी, महालवारी, ये वो। तो इसमें कैसा था, ये जब टैक्स लगाते थे तो मौसम का भी ख्याल नहीं करते थे कि क्या हालात है, लोगों को थोड़ी सहूलत देनी चाहिए, कुछ नहीं, बस इनको अपने पैसे से मतलब होता था। और मजहबी वजूहत कि यहाँ पर ईसाई मज़हब की तबलीग की जा रही थी, सख्ती से मज़हब तब्दील करने की कोशिश हो रही थी। फिर उसके बाद समंदरी मुहिम जो हमने बताई उसके ऊपर भेजा जाना, सती की रस्म पर पाबंदी वाला क़ानून बना दिया गया था। तो ये जो भी चीज़ें हो रही थी, और उसी में जो है एक बंदूक लाई गई थी, कारतूस जिसके थे उसके ऊपर कहा जा रहा था कि खिंजीर या फिर गाय की चर्बी है, और वो मुंह से तोड़कर वो कारतूस को बंदूक में डालना होता था। इसलिए फ़ौज में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और नतीजा ये हुआ 1857 की जंग आज़ादी शुरू हुई। तो ये कब होती है, बारकपुर छावनी में सबसे पहले मंगल पांडे की क़ियादत में 1857 अचानक से ये स्फोट हो गया, और जंग आज़ादी की यहाँ पर क्या होती है, इब्तिदा होती है। तो ये इसकी जो था दहली पर, ये जो बगावत करने वाले, जंग आज़ादी करने वाले जो थे, ये लोगों ने दहली पर कब्ज़ा कर लिया, और वहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान का शहंशाह के तौर पर बिठा दिया गया, और कहा कि ये जंग आज़ादी के हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो शहंशाह है, वो कौन होंगे, बहादुर शाह ज़फ़र। लेकिन एक्चुअल मैदान में जिसने काम किया वो रहनुमा थे तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, मौलवी अहमदुल्ला, कमर सिंह, नाना साहेब पेशवा। और आपको ये वेब खाके में आ सकता है। इन लोगों ने अपने अपने एरियाज़ में एक जंग आज़ादी का मतलब अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला करने का एक बहुत अहम काम किया। और देखना ये इसमें है ना, मुसलमान भी कहीं पीछे नहीं थे, मुसलमान शाना बाशाना नहीं कहेंगे बल्कि उनसे भी आगे थे। यहाँ पर एक अहम किरदार था मुसलमानों का भी इस जंग आज़ादी में, और इसके तफसीलात जो हमने दूसरा जो हमारा वीडियो है जो अपना डिटेल वाला, उसमें पूरी दी गई है, लेकिन यहाँ वक्त नहीं है बताने का। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार भी अहम रहा। अब ये सब हुई है जंग आज़ादी, लेकिन ये कैसी हो गई है, नाकाम हो गई। अब नाकाम होने की क्या वजह थी कि मनसूबाबंदी नहीं थी, इत्तेहाद नहीं था, बगावत जो की गई थी वो अचानक से वो वहाँ पर हो गई, लेकिन जो डेट फिक्स थी वो डेट पर नहीं हुई। तो दूसरे एरिया के लोगों को पता ही नहीं चला, लोगों में आपसी कम्युनिकेशन नहीं था, और अंग्रेज़ों के पास क्या थे, जदीद हथियार थे, जदीद टेक्नोलॉजी थी, और उसके ज़रिए से उन्होंने क्या कर दिया, इस बगावत को कुचलने का काम किया। तो इस तरह ये हो गया, ये जो जंग आज़ादी थी हो गई। और उसमें देखो, हाँ, सावरकर का आपको आ सकता है कि जो उन्होंने कहा है ये 1857 की जंग आज़ादी भारत की पहली जंग थी, इस बारे में आपकी राय लिखिए। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में है, एक्स्ट्रा वाले जो खाके हैं उनको हम बार बार बोल रहे हैं, एक बार तो भी रीड करके जाइए, हो सकता है उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। तो अब ये होने के बाद ये मलिका का जो एक ऐलाननामा था उन्होंने वो जारी किया। अब उनको पता चल गया था कि ये जो जंग हुई है ये क्यों हुई है, लोगों में गुस्सा है, तो अब ये इस तरह का दोबारा ना हो, इसलिए क्या कर दिया गया, यहाँ के लोगों को सहूलतों का ऐलान किया गया कि अब इस तरह से नहीं होगा, फ़र्क नहीं करेंगे, अदम मसावत नहीं करेंगे, फ़ौजियों को सहूलतें देंगे, ये वो सब चीज़ें बता दी गई। तो इसके ज़रिए से लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की गई। लेकिन ये इसके जो असरात हुए हैं तो एक देख लो, शॉर्ट में है, और उसमें ही इनके असरात की वजह से ही यहाँ पर क्या हुआ है, सियासी बेदारी आई, कौमियत का जज्बा भी बढ़ा है। 1857 की जंग आज़ादी का नतीजा है, और उसका नतीजा था कि एक जो पहली सियासी जमात है हमारे पास की, एक प्रॉपर इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया। कब आता है ये, 1885 में। तो ये जो क़याम अमल में आता है, तो इसके पहले सदर थे वोमेश चंद्र बैनर्जी, अजलास हुआ, उसमें अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हुआ कि हमको क्या करना है। देखो हमारे पास कैसा था, अभी तक के ना इंडिया के जो लोग थे उनके पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था, एक सियासी नहीं था कि जिसके ज़रिए से वो अंग्रेज़ों को बता सकें कि हमारे ये मुतालिबात है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज़रिए से वो प्लेटफॉर्म मिल गया। तो इन लोगों ने कहा कि अंग्रेज़ों को कि हमको इस तरह से जो क़ानून बनाने के उसमें अमल में शामिल करो, सिविल सर्विस की सहूलतें शुरू कीजिए, माशी सहूलतें वगैरह वगैरह के मुतालिबात किए जाने लगे। लेकिन देखो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम हुई, तो कहीं पर भी जाओ अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भी कैसा हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो टाइप के लोग जमा हो गए, एक थे इत्तेदाल पसंद और एक थे इंतहा पसंद। इत्तेदाल पसंद जो थे वो नर्म मिजाज, और इंतहा पसंद जो थे उनका ये कहना था कि मतलब सख्त टाइप के, एंग्री वाले। तो अब यहाँ पर दोनों के नज़रियात में फ़र्क था। वो लोग चाहते थे इत्तेदाल पसंद कि अंग्रेज़ों पर भरोसा किया जाए, मुतालिबात किया जाए, और उसके अगेंस्ट थे इंतहा पसंद, वो लोग कहते थे कि फौरी एक्शन किया जाए और हमारा मुल्क है आज़ादी हासिल कर ली जाए। तो इस तरह का जो इन दोनों में नज़रियाती इख्तिलाफ था, तो उसकी नतीजा ये हुआ कांग्रेस में फूट पड़ गई, वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई।
तो जो इंतहा पसंद वाले थे या शिद्दत पसंद थे, उसके लोकमान्य तिलक रहे हैं लीडर। उनके बारे में भी याद रखिए कि उन्होंने कहा था कि हमको आज़ादी पहले हासिल करनी है। अब ये हो गया, हमने देख लिया यहाँ तक के, यानी कि 1857 से पहले का, 1857 की जंग आज़ादी। अब ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद का देख रहे हैं हम। एक हो गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम। अब दूसरा आ जाता है यहाँ पर गांधी जी का दौर। और गांधी जी का जब आता है तो ये तो बहुत 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 आसान है। तो गांधी जी ने जो उनके दौर में किए हैं तहरीकात, तो उसके बारे में हाँ, तो यहाँ पर देखो ख़ास याद रखना है ये तहरीकात की मालूमात भी और उनके ईयर भी, क्योंकि ईयर्स का भी आपको खाके में क्वेश्चंस आते हैं। तो चंपारण की तहरीक, चंपारण की तहरीक क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ पर किसानों पर जो है अंग्रेज़ बहुत जुल्म कर रहे थे। नील जो दी जाती है ना, वो काश्त करने के ऊपर सख्ती की जाती थी। माशी इस्तेसाल किया जाता था, उसके लिए गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह किया, जो कामयाब भी रहा। और अंग्रेज़ों ने जो सख्ती पाबंदी थी ना, वो उसको भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद है राउलेट एक्ट। अब ये एक ऐसा कानून था जिसको काला कानून कहा जाएगा। यानी कि इसमें ये रख दिया गया था कि किसी को भी है ना, किसी भी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर ले सकते हैं, कैद में डाल दे सकते हैं। भारतीयों को, हाँ, उन लोगों को, अंग्रेज़ों को नहीं, भारतीयों को, उनके खिलाफ कोई मुकदमे की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बस उनको जेल में रखा जा सकता है। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने क्या कहा कि हमको सत्याग्रह करना है, और उसके लिए लोगों से भी उन्होंने अपील की। लेकिन हाँ, इसी दौरान क्या हुआ था, ये जब चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, हड़ताल वगैरह चल रही थी, उसी दौरान एक जगह जमा होने पर अंग्रेज़ों ने पाबंदी आयद कर दिए थे। जमावबंदी कहा जाता है ना, जैसे अभी कर्फ्यू वगैरह टाइप का, वैसे। और इसका इल्म जो पंजाबी लोग हैं जलियांवाला बाग के पास, वो बैसाखी का त्यौहार था, उनको इल्म नहीं था, इसलिए वहाँ के लोग वो जलियांवाला बाग में जमा हो गए। और वहाँ पर जो डायर था उसने क्या किया, उन लोगों के ऊपर गोलीबारी चला दी, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और उसी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको जो खिताब दिया था अंग्रेज़ों ने, सर, वो वाला लौटा दिया। सर का खिताब उन्होंने वापस कर दिया। वजूहात में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया राउलेट एक्ट। उसके बाद है तहरीक अदम ताउन, यानी कि अंग्रेज़ों की हर चीज़ में उनको मदद ही नहीं करना, अदम ताउन, हर जगह उनके बाइकआउट करना, चाहे उनके स्कूल हो, इदारे हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, उनका सामान हो। और इसमें इस तहरीक अदम ताउन में तुलबा ने, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, हर एक ने, हर शहरी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अंग्रेज़ों के माल पर बाइकआउट करने की कोशिश किए थे। और अब उसके बाद वाला है गांधी जी के, उसमें हमारा जो लास्ट वाला है भारत छोड़ो तहरीक। तो भारत छोड़ो तहरीक का स्टार्ट कब होता है? 1942 में ये तय हुआ था कि अब अंग्रेज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है, बस अब इनको फौरी भारत छोड़कर जाना है और उनके लिए अपने को सत्याग्रह करना है। तो यहाँ पर गांधी जी की क़यादत में ये अदम तशद्दुद से के रास्ते पर चलाने का फ़ैसला हुआ। गांधी जी ने अवाम से अपील किए कि आप सब लोग इसमें शामिल हो जाइए, और ये जो है, जो तहरीक चलाई जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी सियासी रहनुमाओं की नहीं है, बल्कि ये हम सब की है, और हमको आज़ादी हासिल करके रहना है। इस तरह की उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में पूरे अवाम से गांधी जी ने अपील किए थे। आपको ये है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो भारत छोड़ो तहरीक और उसके नुकात क्या दिए थे मालूम उसमें, जैसे कि गांधी जी की अपील और तहरीक के क्या असरात रहे हैं वो, और इसी तरह का एक और के कोई नुकात था। यानी कि क्या करता है ये अपना एग्जामिनर, थोड़ा सा है ना घुमा फिरा के पूछते हैं, रहता तो ही वही, लेकिन हमको जो क्वेश्चन बैंक में या टेक्स्ट बुक में जो नुकात दिए गए उनके अलावा वो कुछ अलग नुकात बना देता है, तो वहाँ परेशान नहीं होना। तो अब गांधी जी की अपील जो है, तो उन्होंने क्या किए थे कि आज मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, करेंगे या मरेंगे, यही हमारा अहद होना चाहिए। इस अहद को निभाने के लिए कुर्बानी देने की तैयारी होनी चाहिए। ये वाली गांधी जी की अपील थी। और उसका नतीजा ये हुआ था कि पूरी की पूरी भारत की जो अवाम है वो इसमें शामिल हो गई, भारत छोड़ो तहरीक में। और उसके असरात क्या रहे? ये तहरीक के असरात ये हुए कि एक कौमी बेदारी आई, लोग मुत्तहिद हुए, लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज किया, हर एक अपनी लेवल पर इस जंग आज़ादी में शामिल हो गया, और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का फ़ैसला ले लिया। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो तहरीक के असरात रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी नस्ल का हो, ज़ात का हो, सब इस तहरीक से जुड़ गए, इसमें शामिल हुए, और सब में क्या कहेंगे कि कौम परस्ती का जज्बा बहुत शदीद हो गया था, और उसका नतीजा मुल्क आज़ाद हुआ। तो ये रहा है गांधी जी के दौर के, ये वाला सब चीज़ें हुई। अगर नुकात में कहीं पे भी आया तो आप इसको लिख ले सकते आराम से, आसानी से। और लास्ट एक है आज़ाद हिंद फ़ौज का किरदार क्या रहा। तो आज़ाद हिंद फ़ौज जो है, इसकी बुनियाद रखने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस।
और इन्होंने ही क्या किया था, इसके कायद किसको बनाए थे आगे जाकर, सुभाष चंद्र बोस को। तो याद रखना, नहीं तो कैसा होता है कि अक्सर हमको है ना सुभाष चंद्र बोस का ही नाम आता है आज़ाद हिंद फौज का जैसे ही सवाल आता है, तो वो नहीं है, बुनियाद रखने वाले हैं रास बिहारी बोस। तो अब ये कब हुआ था, दूसरी आलमी जंग के दौरान ये कायम हुई थी कि जापान ने क्या किया था, एशिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर भारत के सिपाहियों को भी उन्होंने कैद कर लिए। उसके अगेंस्ट उन्होंने ये आज़ाद हिंद फौज की क़याम अमल में लाया था। और सुभाष चंद्र बोस का वो नारा भी मशहूर है, देखिए, और वो आपको आ भी सकता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे एकदम ख़राब हालत में भी आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के साथ दो दो हाथ दिए, अच्छे से मुकाबला किया। और ये सब रहनुमा हैं उसमें, चाहे हमारे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम्स हो, सब औरतें हो, मर्द हो, सबकी कोशिशों का नतीजा था कि 15 अगस्त 1947 को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क आज़ाद हो गया और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5th और 6th दोनों भी लेसन का रिवीजन कंप्लीट हो गया। दोनों लेसन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आराम से अच्छे से रिपीट करके बार बार सुनिए, जो नोट्स दिए गए हैं उनको पढ़िए, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमको पूछ सकते हैं। और बस कुछ समझ में आया है, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो बस दुआएं कीजिए अपने लिए, अपनों के लिए और सब मुसलमानों के लिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।